इमेजिन करो तुम एक नॉर्मल सी मंडे मॉर्निंग को जागते हो, तुम ब्रश करते हो, नहाते हो, वही नॉर्मल से डेली लाइफ वाले काम करते हो। उसके बाद तुम वापस से अपने बेडरूम में आ जाते हो फोन चलाने, क्योंकि तुम लोगों के डेली लाइफ का रूटीन यही है। ऐसा मैं नहीं, मोदी जी कहते हैं। उसके बाद तुम जब उसमें इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो वो चलता नहीं है। तुम्हें सबसे पहले तो ये लगता है कि कोई वाईफाई या इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी, लेकिन तभी अचानक से तुम्हें एक लाउड से सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है। तुम्हें लगता है ये क्या हो रहा है और तुम पैनिक करके अपने टेरेस पर जाते हो। जब तुम वहां पहुंचते हो तब तुम्हें दिखता है कि एक नहीं बल्कि बहुत सारी मिसाइल्स तुम्हारी तरफ आ रही होती है, क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है। हाँ, अभी दुनिया में जो चल रहा है वो देखकर तो यही लग रहा है, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लो, वहां तुम्हें पॉपकॉर्न मत लेना, क्योंकि एक सीरियस टॉपिक है और आज हम समझने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 3 का पूरा सिनेरियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड वॉर 3 जैसी कोई भी चीज मजाक नहीं है। अगर ये होती है तो बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, साथ ही फाइनेंशियल क्राइसिस भी आएगा। भले वो इंसान हिंदू हो, भले वो इंसान मुस्लिम हो, किसी भी कंट्री का हो, एक इंसान इंसान होता है। इसलिए भगवान से प्रे करना कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन कभी आए ना। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो कौन सी कंट्री किसके साथ जंग लड़ेगी? क्या न्यूक्लियर वेपन्स यूज होंगे? और तीसरी और सबसे बड़ी चीज, क्या ह्यूमैनिटी सरवाइव कर पाएगी? अब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कैसे होगी? मेरी और कुछ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो एकदम रैंडमली एक रात में शुरू नहीं होगी। ये धीरे 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 स्लोली स्लोली शुरू होगी। इसके 3 मेजर रीजन होने वाले हैं, जिसमें पहला है ताइवान क्राइसिस। चाइना ताइवान को अपनी टेरिटरी मानता है और अगर चाइना उस पर कोई मिलिट्री अटैक करता है तो यूएस अपना प्रॉमिस ताइवान की प्रति निभाते हुए उसे बचाने के लिए अपनी मिलिट्री भेजेगा। रिजल्ट, यूएस और चाइना की मिलिट्री का क्लैश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी इन्वॉल्व होंगे और पूरा इंडो पैसिफिक रीजन एक वॉरफेयर जोन बन जाएगा। दूसरा रीजन, रशिया वर्सेस नेटो। रशिया और यूक्रेन की वॉर ने पहले से ही दुनिया बदल के रख दी है। और सोचो, रशिया का कोई अटैक गलती से इनइंटेंशनली पोलैंड जैसी किसी नेटो अलायंस कंट्री पे लग जाता है तो क्या होगा? 30 से भी ज्यादा कंट्रीज रशिया के ऊपर हमला बोल देगी, क्योंकि ये आर्टिकल 5 में आता है नेटो के। और अगर 30 से ज्यादा कंट्रीज एक वॉर में इन्वॉल्व है तो उसे वर्ल्ड वॉर 3 डिक्लेयर करने में गुंजाइश क्या रह गई है? तीसरा रीजन, द मिडल ईस्ट एक्सप्लोजन। ये रीजन पहले से ही बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, यानी ईरान इजराइल की जंग चल रही है। और अगर ये और बढ़ती है तो इजराइल को तो यूएसए सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन फिर ईरान को रशिया और चाइना सपोर्ट करने लगेंगे। और जल्द ही ये जो लोकल वॉर दो नेशंस के बीच में चल रही थी, ये ग्लोबल वॉर में बदल जाएगी। अब यहाँ तक आ गए तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, और हम बढ़ने वाले हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2, वर्ल्ड दो बड़ी टीमों में बढ़ जाएगा, जिसमें से पहली होगी द वेस्टर्न अलायंस। लीडर ऑफ कोर्स यूएसए, मेंबर्स जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और बाकी सारी नेटो लाइट कंट्री। इनकी सबसे बड़ी ताकत होगी एडवांस सेल्फ टेक्नोलॉजी, एज कटिंग एआई वेपन्स और दुनिया की सबसे बड़ी ब्लू वाटर नेवी। टीम 2, द वेस्टर्न अलायंस और द राइवल अलायंस। लीडर रशिया और चाइना, मेंबर्स नॉर्थ कोरिया, सीरिया और बाकी कुछ गिनी चुनी कंट्रीज। इनकी सबसे बड़ी ताकत होगी मैसिव मैन पावर, इमेंसिव न्यूक्लियर कंट्रोल और दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर चाइना। साथ ही इनके पास दुनिया के बहुत बड़े एनर्जी और ऑयल रिजर्व, जो कि है रशिया और ईरान। द वाइल्ड कार्ड्स, मतलब कि वो देश जो कि वॉर में इन्वॉल्व ना होने और न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे, जिनमें आते हैं अपना इंडिया, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, नहीं वो तो वॉर में उतर चुका है, जो कि शायद ही वॉर में इन्वॉल्व ना होंगे, क्योंकि अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो इनको वॉर में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा और न्यूट्रल रहना इनके लिए एकदम इम्पॉसिबल बन जाएगा। अगर तुम्हें इंडिया के स्टैंड के बारे में एकदम डिटेल में जानना है तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहो, तुम्हें सब कुछ एकदम समझ आ जाएगा। पार्ट 3, अब मॉडर्न वॉरफेयर कैसे लड़ा जाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 से बॉर्डर पर टैंक्स और सोल्जर्स के लड़ने तक सीमित नहीं रहेगी। ये 4 अलग डायमेंशंस में लड़ी जाएगी, जिसमें से पहला है साइबर वॉरफेयर। सबसे पहला अटैक बॉम्ब या किसी और चीज से नहीं होगा, बल्कि हैकिंग से होगा। कंट्रीज एक दूसरे के बैंकिंग सिस्टम, मिलिट्री कम्युनिकेशन सबको गुल करने की कोशिश करेगी। इमेजिन करो, इलेक्ट्रिसिटी गुल है, तुम ना ही जीपीएस एक्सेस कर पा रहे हो, ना ही तुम इंटरनेट यूज कर पा रहे हो, सब कुछ बंद हो चुका है। एटीएम, पेटीएम, एयरपोर्ट, रेलवे सब हैक हो जाएंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। दूसरा, स्पेस वॉरफेयर।
अब स्पेस वॉरफेयर सुन के तुमको लग रहा होगा कि क्या ये लोग अंतरिक्ष के अंदर मिसाइल्स भिड़वाएंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। ये अंतरिक्ष के अंदर मिसाइल नहीं बढ़वाएंगे, पहले मेरी बात सुन लो। हमारी ये जो आज की मॉडर्न दुनिया है, सैटेलाइट्स इसके हाथ पैर की तरह है। अगर इनमें से किसी को भी कुछ भी हो, ना ही मिलिट्री कम्युनिकेट कर पाएगी, ना ही जीपीएस काम करेगा, सब रुक जाएगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दुश्मन कंट्रीज हमारी कंट्रीज के सैटेलाइट के लिए एक तोहफा भेजेगी, जो कि होगी एंटी सैट मिसाइल। ये मिसाइल सैटेलाइट्स को तबाह कर देगी ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए। थर्ड, एआई और ड्रोन वॉरफेयर। इस बार सोल्जर से ज्यादा मशीन्स और रोबोट से जंग लड़ेंगे। ऑटोनोमस एआई मशीन्स और रोबोट्स का यूज होगा, जो कि बिना ह्यूमन कमांड के टारगेट को लॉक करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियर डेटरेंस, मैड, म्यूचुअली असर्ट डिस्ट्रक्शन। ये सबसे डेंजरस फेज है अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होती है तो। अगर कन्वेंशनल वॉर कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो न्यूक्लियर वेपन्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें एक टर्म है मैड, यानी म्यूचुअली असर्ट डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब है मैं तुझे मारूंगा तो तू भी मुझे मारेगा, मैं तुझे बर्बाद करूंगा तो तू भी मुझे बर्बाद करेगा। मतलब कि अगर एक कंट्री दूसरे के ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन से हमला करती है तो वो कंट्री भी जवाब में उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला करेगी और दोनों की फील्डिंग सेट हो जाएगी। अब हमने इतनी सारी चीजों पे तो बात कर ली, लेकिन हम एक चीज पर बात नहीं कर पाए कि मुझ पे और तुम पर वॉर का क्या असर पड़ेगा, मतलब कि आम इंसानों पर वॉर का क्या असर पड़ेगा। और उसी के लिए है इस वीडियो का चैप्टर नंबर 4 या पार्ट नंबर 4, जो तुम्हें मानना है मानो। हम सोचते हैं वॉर सिर्फ सोल्जर्स लड़ते हैं, लेकिन रियलिटी में वॉर का असली प्राइस आम नागरिक यानी मुझे और तुम्हें चुकाना पड़ता है। उन लोगों का कुछ भी नहीं चाहता जो कि अपने ऑफिस में बैठे बैठे वॉर छेड़ देते हैं। तुम्हें अच्छे से पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर वॉर होती है तो सप्लाई चेन्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इंडिया जैसे देश जो कि अपना ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनमें पेट्रोल का दाम आसमान छूने लगेगा। अभी तुम देख रहे हो गैस सिलेंडर्स के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं और उनकी शॉर्टेज भी हो रही है। इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि भगवान से प्रे करना वॉर जैसी चीज कभी होना। फूड की शॉर्टेजेस होगी, मेडिसिन मिलना बंद हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, डिजिटल बैंकिंग बंद हो जाएगी और एक वर्स्ट केस सिनेरियो में कई कंट्रीज मिलिट्री ड्राफ्ट करेंगी, मतलब कि यंग लोगों को फोर्सफुली मिलिट्री में ज्वाइन कराया जाएगा। पार्ट 5, द अल्टीमेट एंड, न्यूक्लियर वॉरफेयर। अगर वर्ल्ड वॉर 3 में बात न्यूक्लियर बॉम्ब तक पहुंच जाती है तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ब्लास्ट से ज्यादा बुरा होगा उसके बाद की रेडिएशन और न्यूक्लियर विंटर। इमेजिन करो बॉम्ब तुम्हारे आसपास के 2 किलोमीटर के रेडियस में गिरा है और तुम समहाउ बच गए, किसी तरह तुमने मैनेज कर लिया बचने का। लेकिन तुम में थी लैक ऑफ नॉलेज, मतलब कि तुम्हें पता नहीं था क्या करना है। तुमने देखा यार ब्लास्ट खत्म हुआ, अब तुम जश्न मनाने लगे कि मैं जीत गया। लेकिन जब तुम जश्न मना रहे थे तब तुम में घुस चली गई रेडिएशन और तुम्हें हो गई रेडिएशन पॉइजनिंग। अब इस केस में वो लोग ज्यादा नसीब वाले हैं जो कि बॉम्ब गिरने के बाद इंस्टेंटली मर गए थे। न्यूक्लियर बॉम्ब इतनी ज्यादा तेजी से फटता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता उसके साथ क्या हुआ। अब तुम्हें हो चुकी है रेडिएशन पॉइजनिंग। रेडिएशन पॉइजनिंग से मरना इतना भयानक होता है कि मैं तुम्हें इस यूट्यूब वीडियो में बता नहीं सकता। तुम्हारे सारे ऑर्गन बेकार हो जाएंगे, तुम्हें 75 टाइप की बीमारियां हो जाएगी और तुम्हारी बॉडी मेल्ट होना शुरू कर देगी। सही सुना, तुम्हारी बॉडी गलने लगेगी, बिल्कुल एक आइस क्यूब की तरह। फाइनली पार्ट 6, जिसका तुम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इस पूरी केओस में इंडिया का स्टैंड क्या होगा? वैसे तो इंडिया हमेशा से एक स्ट्रेटेजिक, ऑटोनॉमी और न्यूट्रल रहने वाली कंट्री बन के रहा है। वॉर में इंडिया का मेन फोकस होगा न्यूट्रल रहना, पीस मेंटेन करना और उसे प्रमोट करना और अपने इकोनॉमी और ट्रेड को संभाल के रखना। लेकिन अगर चाइना बॉर्डर्स पे हमला करता है या फिर पाकिस्तान इस कंफ्यूजन का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो इंडिया एक 2 फ्रंट वॉर में खिंचा चला जाएगा। और इस बीच इंडिया को अपनी पूरी मिलिट्री फोर्स लगानी ही पड़ेगी और इंडियन ओशन के ट्रेड रूट्स को सिक्योर और ब्लॉक करना ही पड़ेगा और इंडिया वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा। सच तो यह है दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 3 में कोई भी विनर नहीं होगा, होंगे तो सिर्फ सर्वाइवर्स। अगर ये होती है तो सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी रिस्क पे आ जाएगी और इसलिए दुनिया भर की डिप्लोमेसी और टॉक्स इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एंड ऑफ द डे एक महान इंसान ने कहा था कि जंग को जीतना उसको जीतने में नहीं है। हाँ, सही सुन रहे हो, जंग को जीतना उसको जीतने में नहीं बल्कि उसको रोकने में है।